नमस्कार मित्रांनो, आपण स्वागत आहे। महाराष्ट्र में हाल ही में इलेक्शंस में महायुति अलायंस ने भारी बहुमत से जीत प्राप्त की और एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। लेकिन आज सोशल चाय पे हम बात करेंगे कि फ्रीबीज का महाराष्ट्र पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और महाराष्ट्र में जो ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक डिवाइड है उसके बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमीज है। जहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी 8.2% से ग्रो हुई है, वहाँ पे महाराष्ट्र की 7.2% से ग्रो हुई है। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया में जो नेशनल एवरेज है वो लगभग 1.4 लाख का है और महाराष्ट्र में 4 लाख से भी ऊपर है। पर क्या जीडीपी ग्रोथ रेट और ये पर कैपिटा इनकम स्टेट की असल जो सिचुएशन है उसको दिखाते हैं? जी नहीं, महाराष्ट्र के केस में तो बिल्कुल भी नहीं। 2012 की वर्ल्ड बैंक की एक रिसर्च डॉक्यूमेंट के अनुसार हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र में जो लोग बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है वो ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा है और वेस्टर्न में कम है। इससे जो महाराष्ट्र में हम ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक डिवाइड की बात कर रहे हैं वो हमें साफ दिखता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, महाराष्ट्र में जो ईस्ट वेस्ट डिवाइड है उसे हम 4 चीज़ों से समझेंगे: एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। एजुकेशन को आसानी से इकोनॉमी की बैकबोन कहा जा सकता है। जिस जगह के लोग एजुकेटेड और रैशनल है वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादातर ग्रो ही होती है। बट अगर कहीं पे स्कूल्स ही ना हो, इनरोलमेंट रेशो और ग्रेजुएशन रेट्स जैसे नंबर बहुत ही कम हो तो वहाँ पे कैसा हाल होगा। और यही हाल है महाराष्ट्र का, जहाँ पे मुंबई और पुणे जैसे शहर तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बट ईस्ट के रीजन जैसे यावतमल में इनरोलमेंट रेशो 15% से भी कम है। और यही डिस्पैरिटी की हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। जब तक ये ठीक नहीं है तब तक स्टेट की सिचुएशन ठीक नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो उसका हाल भी एजुकेशन जैसा ही है। देखिए, हम यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात नहीं करने वाले हैं, उसका हाल आप और मैं दोनों जानते हैं। यहाँ हम बात करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की स्टेट में क्या अवेलेबिलिटी है। मुंबई जैसे शहर जहाँ पे भारी मात्रा में प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल है बट गोंदिया जैसे शहर में एक ही है, सिर्फ एक। और यहीं पे जो नेशनल एवरेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स पर 1 लाख पीपल है वो इंडिया में तो 24 है बट महाराष्ट्र में नंबर खाली 14 है, सिर्फ 14। स्टेट में हेल्थ केयर सिस्टम में तुरंत रिफॉर्म्स की नीड है, खासकर ईस्टर्न रीजन। चलिए अब बात करते हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के बारे में। पानी इंसानों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बट क्या महाराष्ट्र में ये भी हर जगह अवेलेबल है? आइए देखते हैं। 2011 का सेंसस हमें ये बताता है कि नासिक जैसी जगह में 80% से भी ज़्यादा लोगों के पास में पानी है, टैप वाटर की सुविधा है। बट ये नंबर अमरावती में ज़्यादा जाते 64% तक गिर जाता है। पानी जैसी बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है हर जगह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में क्या डिस्पैरिटी है। मुंबई और यावतमल दोनों वेस्ट और ईस्ट के शहर है बट इनमें डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि कंपनीज मुंबई जाना ज़्यादा प्रेफर करती है देन यावतमल। ऐसा क्यों है? क्यों कंपनीज ज़्यादा प्रेफर करेगी मुंबई जाना देन एनी ऑफ द ईस्टर्न रीजन्स? आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में जो कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है। कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो जीडीपी का वो परसेंटेज है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल होता है, जैसे स्कूल्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब ये कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो 1.5% है महाराष्ट्र में, जो कि बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। जैसे उत्तर प्रदेश में 3.5 है और कर्नाटका में 2.5% है। यही प्रॉब्लम है कि महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न रीजन में वेल्थ क्रिएट होती है वो ईस्टर्न रीजन तक पहुंच नहीं पाती है। लेस कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो की होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए वो वेस्ट में ज़्यादा हो रही है, ईस्ट में नाम मात्र के बराबर होती है। और अगर ये हो जाए तो मुंबई और पुणे की तरह यावतमल और गोंदिया जैसे शहर भी आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर भी एफडीआई आना चालू हो जाएगा। महाराष्ट्र के आगे बढ़ने के लिए उनकी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि फ्रीबीज बांटने में, जिसके बारे में आपको आगे दीपांशु बताएंगे। तो जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की तो इसमें सेंटर ऑफ द रूम होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़। इसी तरह महाराष्ट्र में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का काफ़ी की रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो अलाइंसेस हैं इनमें इस बार बहुत कुछ देखने को मिला है। अगर हम बात करें सबसे बहुमूल्य गठबंधन की जो है महायुति या द ग्रैंड अलायंस, इसमें बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। ये करंट रूलिंग कोलिशन गवर्नमेंट में भी है और इनका मेन फोकस डेवलपमेंट और नेशनलिज्म पर है। ऑपोजिशन की ओर देखें तो इसमें सबसे बड़ी महाविकास आघाड़ी अलायंस हमें निकल के दिखती है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। इनका मेन फोकस इंक्लूसिविटी और
सेक्युलरिज्म पर निर्धारित है। इसी के साथ साथ कुछ छोटी पार्टियां भी महाराष्ट्र इलेक्शंस में देखने को मिल रही है हमें, जिसमें सबसे प्रमुख हैं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी। इनका फोकस रीजनल इश्यूज पे रहा है शुरू से, जिसमें दलित इश्यूज और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को बहुत तवज्जो दिया गया है। लेकिन इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक चीज बड़ी कॉमन है, जो कि है फ्रीबीज, यानी फ्री की रेवड़ी। RBI के 2022 के रिपोर्ट के अनुसार फ्रीबीज ऐसी गुड्स या सर्विसेज होती है जो सरकार बिना डायरेक्ट पेमेंट के लोगों को प्रोवाइड कराती है। पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं फ्रीबीज का, वो भी इलेक्शन के समय। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कि है लोगों को अट्रैक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स अपने पास एनकैश कर पाना। इसकी शुरुआत 1967 इलेक्शंस के समय DMK पार्टी, जो कि आज भी तमिलनाडु की रूलिंग गवर्नमेंट है, उसने की थी, जिसमें उन्होंने 1 रुपये प्रति किलो पर चावल देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। और देखा जाए तब से लेकर आज तक सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने इलेक्शंस में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि फ्री बाइसाइकिल, टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर फ्री बिजली और पानी तक जाती है। इसका इलेक्शन पर काफ़ी इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट रहता है, तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये वोटर्स के साथ कनेक्शन बनाने का काम करती है। जैसा कि हमने देखा तमिलनाडु में सरकार कम दाम पर लोगों को चावल बांटकर कैसे उनकी शुभचिंतक बन गई। ये टारगेट करते हैं कि ये हमारे कोर नीड्स को फुलफिल कर एक गॉडली फिगर बन पाए। पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं ये ट्राई करते रहती है कि वो ऐसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करे और उनमें वोटर्स के साथ एक अपना कनेक्शन बिल्ड कर पाए, ताकि वोटर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज़ करें। दूसरी बात आती है पॉलिसी इम्बैलेंस की। कोई भी सरकार के लिए पॉलिसीज़ बहुत ही की रोल प्ले करती हैं, जिसमें सबसे मेजरली आती है हमारी एजुकेशन और हेल्थ की पॉलिसीज़। यहाँ महाराष्ट्र में हम देखें तो एजुकेशन में नेट एनरोलमेंट रेशियो कम होते जा रहा है और हेल्थ में हमारे सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति खराब होते जा रही है। वहीं पे इसके अराउंड पॉलिसी बनाने के बदले सरकार फ्रीबीज बांट रही है और खुद के लिए वोट्स बटोर रही है, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। तीसरी बात आती है इकोनॉमिक स्ट्रेस की, जिसमें स्टेट की फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाती है। फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने का मतलब है कि सरकार अपने टैक्स इनकम से ज़्यादा अपने खर्चे कर रही है, जिसमें सरकार को कई बार लोन लेना पड़ जाता है। और इतना सब करने के बाद भी ये जो पॉलिसीज़, ये जो फ्रीबीज़ हैं, वो उन तक नहीं पहुंचती जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है। आखिरी चीज़ आती है इसमें इलेक्शन क्वालिटीज़ को लेकर। जब हम डिबेट्स में और पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ में फ्रीबीज़ की बातें ज़्यादा करने लगते हैं और पॉलिसी और गवर्नेंस की बातें छोड़ देते हैं, तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल डील रह जाती है, जिसमें हम सिर्फ मुफ्त की चीज़ों की बातें करते हैं और काम की बातें तो रह ही जाती हैं। और जब हमने फ्रीबीज़ को अच्छे से समझ ही लिया है, तो हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने महाराष्ट्र में इस बार क्या वायदे किए थे। बीजेपी के मैनिफेस्टो पे अगर देखने जाएं तो उन्होंने फार्मर्स, जिनके सबसे ज़्यादा सुसाइड के केसेस महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, उनके लिए कर्ज माफ़ी और सोयाबीन पर 6,000 रुपये क्विंटल फिक्स किया है। वहीं महिलाओं की बात करें तो उन्होंने उनके लिए 2,100 रुपये महीना देने का वादा किया है और 10 लाख स्टूडेंट्स को 1,000 रुपये स्टाइपेंड देने की सोची है। और अगर बात करें सबसे बड़े वायदे की, जो कि है महाराष्ट्र को 2028 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो की, जिसमें कि हाईलाइटेड है फ्री बस पासेस, 3,000 रुपये प्रति माह वुमेंस को, ताकि वो घर बैठे कुछ गृह उद्योग स्टार्ट कर पाएँ और आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं पर किसानों के लिए इन्होंने कर्ज माफ़ी और ओल्ड पेंशन स्कीम्स के रिवाइवल की बात की है। मेंस्ट्रुअल लीव्स और कास्ट सेंसस, जिसे इन्होंने कर्नाटका में भी रिसेंटली इम्प्लीमेंट कर रखा है, उसे करने की प्रोमिसेस की हैं। और ऐसे ही कुछ यूनिक प्रोमिसेस के साथ ये पार्टी निकल कर आती है। और अगर बात करें अगले पॉलिटिकल पार्टी की, जो कि है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इनका फोकस रीजनल इश्यूज़ पर है, जिसमें सबसे मेजरली आता है धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसे अदानी ग्रुप कर रही है। इसे ये अपोज कर रहे हैं और वहीं पर आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 15,000 रुपये महीना की बात कर रहे हैं। तो इतना जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये फ्रीबीज का मॉडल सस्टेनेबल है? तो देखिए, बहरहाल आंसर इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि स्थिति थोड़ी गंभीर बन जाती है जब पहली बात फाइनेंशियल स्ट्रेन। देखिए, जहां स्टेट की फिस्कल डेफिसिट 6 to 7% ऑफ GDP है, तो ये फ्रीबीज के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। तो जब हम ये फ्रीबीज पर फोकस करते हैं, तो जो सही में फोकस करने वाली चीज़ें हैं, जो कि हमारे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं छिप से जाते हैं। और तीसरी बात आती है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ को लेकर।
जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी कहा है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है, लॉन्ग टर्म में इनका कोई काम नहीं है और कहीं ना कहीं ये सिर्फ डेट को बढ़ा रही है और इनके फ़ायदे कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। आखिरी बात आती है कि इनसे हमारा इकोनॉमिक कंसर्न काफ़ी बढ़ जाता है। जो पैसा फ्रीबीज़ के बदले पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था, वो पैसा सिर्फ इन फ्रीबीज़ के माध्यम से वेस्ट में जाता है। मोरल ग्राउंड्स पर फ्रीबीज़ को कैसा देखा जाए? इसके दो पर्सपेक्टिव्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट, जहाँ पर हमने देखा फ्रीबीज़ कितनी ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, वहीं पर जब जनता के लिए फ्रीबीज़ के माध्यम से सरकार फ्री में राशन देना, इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उनकी काफ़ी हेल्प होती है, जिससे इनकम इनइक्वालिटी भी कम होती है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर पार्टीज़ फ्रीबीज़ का यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करती हैं और वोटर्स इकट्ठा करती हैं। इसका रीज़न बहुत क्लियर है, जब पार्टीज़ अपनी पॉलिसीज़ और काम को लेकर भरोसे में नहीं होती तो वो इन चीज़ों का यूज़ कर वोट की राजनीति खेलती हैं। तो दोस्तों, फ्रीबीज़ का मुद्दा इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। शॉर्ट टर्म में ये नीड भी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की भी सोचनी बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र इलेक्शंस के सारे प्रॉमिसेस आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। सस्टेनेबल या सिर्फ एक जुमला? कमेंट्स पे अपने व्यूज जरूर शेयर करना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर अब तक द सोशल चाय को फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, कर लो। तब तक के लिए पुनिया भेटू।